Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great, all are मज़े में। तो हम कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर 12th क्लास की फिजिक्स में के अंडर। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में ये पढ़ा कि अगर ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल और किस तरह से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये जानने के लिए, इसको समझने के लिए आप फटाफट से दौड़ के जाइए हमारी पिछली वीडियो लेक्चर में और फटाफट से दौड़कर वापस आइए अगला टॉपिक समझने के लिए। हाँ जी, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्जेस का अरेंजमेंट सेपरेटेड बाय सर्टेन फिक्स्ड डिस्टेंस। ओके जी, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इक्वेटोरियल पर निकाली थी और किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर निकाली। ये तीन डेरिवेशंस हम कवर कर चुके हैं। बड़ा परेशान कर दिया ना इस इलेक्ट्रिक डाइपोल ने हम सबको, तो अब इसको परेशान करने की बारी है। इसने हमें बड़ा घुमाया ना डेरिवेशंस में, अब इसको घुमाने की बारी है। कैसे, क्या बोल रही हूं मैं, अभी आपको ये सब समझ आ जाएगा। इन सबको पढ़ने से पहले आज के टॉपिक का इंट्रो देती हूं कि आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज वाला अरेंजमेंट जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, इस डाइपोल की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। बेटा ये डाइपोल जो है इसके अंदर चार्जेस है और जहां चार्ज होता है वहां पे वो चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट कर लेता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, तो ये भी चार्जेस है, ये भी तो जनरेट करेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है किसी पॉइंट पर, वो निकालने वाली डेरिवेशंस हमने की थी। अब हम क्या करने वाले हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उठाकर किसी एक्सटर्नल इस डाइपोल को उठाकर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। ठीक है, अब वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो तरह से हो सकती है बेटा। एक होती है मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको रख दिया तो क्या होगा। सेकंड बात हमें पढ़नी है बेटा कि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा। पर इन सबसे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इस पे हम अभी 2 मिनट में आने वाले हैं, बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टॉर्क। क्या है बेटा, टॉर्क। आप सबने ये 11th में पढ़ा होगा टॉर्क। नहीं पता तो मैं इसकी जरा सी जनरल इंट्रोडक्शन देती हूँ, स्किप मत करना। टॉर्क समझ आएगा तभी ये टॉपिक समझ आएगा। टॉर्क क्या होता है बेटा, हमें पता है, ध्यान से समझना, हमें पता है दो तरह के मोशन होते हैं। मोशन तो काफी तरह के होते हैं, ऑसिलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, फलाना ढिमका, ठीक है। पर एक हमें पता है, एक होता है लीनियर मोशन जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। ठीक, एक होता है सर्कुलर मोशन, एक क्या होता है हमारा एंगुलर मोशन जिसको हम बोलते हैं रोटेटरी। फॉर एग्जाम्पल द फैन इज रोटेटिंग, इट इज इन सर्कुलर मोशन, इट इज इन एंगुलर मोशन। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हमें किसी चीज को रेस्ट से मोशन में लाना होता है या मोशन से रेस्ट में लाना होता है या फिर उसके मोशन में कोई चेंज करना होता है, मतलब अगर एक बॉडी, ये मार्कर है बेटा, ये चल रहा है, ठीक है। अब ये जिस स्पीड से चल रहा है मुझे इसके स्पीड में चेंज लाना है, इसकी स्पीड बढ़ानी है, इसकी स्पीड कम करनी है, इसको एक्सेलरेट करना है, इसको डी एक्सेलरेट करना है, इसके मोशन में, इसके स्टेट में कोई चेंज लाना है, तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, फोर्स का। वी नो दैट, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, वो चल रहा है, ठीक है जी, अब वो जिस स्पीड से चल रहा है, अगर मुझे उसकी स्पीड चेंज करनी है या इस ऑब्जेक्ट को चलाना ही है, रेस्ट से मोशन में लाना है, तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, हमें पता है। अब कई बार जैसे मैं इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई करूं, ये था, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा, ये सामने को चला, लीनियर मोशन में चला, ठीक है। जैसे ये कोई चीज है, मैंने उसको धक्का लगाया, पुश करा या पुल करा, तो वो लीनियर मोशन में चला। तो फोर्स लगाने से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर मोशन में चलता है, कुछ ऐसा फोर्स लगाने से वही ऑब्जेक्ट रोटेट भी हो सकता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट को अगर उसको मोशन में लाना है, कोई उसके मोशन में चेंज करना है,
ठीक है, तो हम फोर्स लगाकर उसको लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन दे सकते हैं, पर हम फोर्स लगाकर उसको रोटेट भी कर सकते हैं। पर उस फोर्स पे हमने कंडीशन लगा दी, मतलब अगर तो मेरा लगाया हुआ फोर्स बॉडी को लीनियर मोशन में मूव करा रहा है तो उस फोर्स को सिंपल कहते हैं अप्लाइड फोर्स। पर अगर यही फोर्स, मैं फोर्स के अंदर टॉर्क घुसा रही हूँ, फोर्क लिखने लगी थी, ठीक है, अगर यही फोर्स बेटा इस बॉडी को रोटेट कर दे तो उस फोर्स को फोर्स ना कहकर टॉर्क कह दिया। क्यों, क्या करा उसने ऐसा कि उसको नया नाम दे दिया? क्योंकि उसने बॉडी को लीनियर मोशन की बजाय एंगुलर मोशन प्रोवाइड करा दिया। ये डिफरेंस है कि मतलब वो फोर्स जो बॉडी को रोटेट करा देगा, एंगुलर मोशन दे देगा, उस फोर्स को ही टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क इज नथिंग, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स that rotate a body, that gives angular motion to the body, or we can say that the turning effect that turns the body. So the turning effect of force is a torque. मतलब एक फोर्स लगाने पे बेटा जब बॉडी टर्न हो गई, रोटेट हो गई, मतलब फोर्स का क्या इफेक्ट रहा? टर्निंग इफेक्ट रहा। तो उस फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं टॉर्क महाराज। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? अब ऐसा क्या हुआ फोर्स के अंदर कि उसने बॉडी को लीनियर मोशन देने की बजाय रोटेट करा दिया, टर्न करा दिया, एंगुलर मोशन दे दिया। तो हमारे पास वो फोर्स जो टॉर्क की तरह एक्ट करता है उसके ऊपर एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बच्चे ये देखो, सबसे पहली बात क्या है, देखना जरा ध्यान से। सबसे पहली बात, एक फोर्स को टॉर्क बनने के लिए अपना एक साथी चाहिए, जीवन साथी। मतलब कभी भी एक सिंगल फोर्स बॉडी को रोटेट नहीं कराता। अगर मैं इसके ऊपर सिंगल फोर्स अप्लाई करूं तो ये मार्कर लीनियर मोशन में जरूर चलेगा बट रोटेट नहीं होगा। किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए, एंगुलर मोशन देने के लिए मुझे दो फोर्सेस का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब हम एक फोर्स से बॉडी को रोटेट नहीं करा सकते। हमें कितने फोर्स चाहिए? 2 फोर्सेस आर रिक्वायर्ड। और ये जो 2 फोर्सेस का पेयर बन गया ना, जिन्होंने बॉडी को रोटेट कर दिया, इस पेयर को कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? कपल ऑफ फोर्स। इसका मतलब बॉडी को रोटेट कराने के लिए बड़ा सिंपल है जी। बॉडी को रोटेट कराने के लिए हमें एक फोर्स नहीं 2 फोर्स चाहिए, मतलब एक फोर्स का पेयर चाहिए, और उस पेयर को कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। अब वो जो कपल ऑफ फोर्स है वो बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट होगा उस पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या पढ़ते हैं? बेचारों को हमने रिस्ट्रिक्शन में बांधा हुआ है। सबसे पहले तो अगर ये मेरे मार्कर है, ठीक है, दिस इज द मार्कर, ये मैंने यहां ड्रॉ किया AB पॉइंट, ठीक है, इसको मैंने रोटेट कराना है। तो सबसे पहली बात, इसके ऊपर 2 फोर्सेस होने चाहिए भाई। एक फोर्स से काम नहीं चलेगा, वो उदास हो जाएगा, हमें उसका साथी उसके साथ लाना ही पड़ेगा। ओके, दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो जो 2 फोर्सेस है दे मस्ट नॉट एक्ट इन एट अ सेम पॉइंट। मतलब सेम पॉइंट पे वो 2 फोर्सेस एक्ट नहीं करने चाहिए। दे मस्ट हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अगर मैंने ये मार्कर को रोटेट करना है तो एक फोर्स यहां इस पॉइंट पर लगाया तो दूसरा फोर्स इस पॉइंट पर होएगा। इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा, दूसरा भी इस पॉइंट पे लग रहा है, दे विल नेवर एवर प्रोड्यूस टॉर्क, दे विल नेवर एवर रोटेट द बॉडी। सो सेकंड रिस्ट्रिक्शन क्या है? दे मस्ट एक्ट ऑन 2 डिफरेंट पॉइंट्स। थर्ड रिस्ट्रिक्शन, ओहो बेचारों को रिस्ट्रिक्शन के अंदर बांधा हुआ है। थर्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है बेटा? थर्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है? देयर मस्ट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या है? देयर मस्ट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तभी टॉर्क होगा। जैसे ये मार्कर बेटा, मैंने एक फोर्स ए पर ऐसे लगाया, मतलब अगर ये पॉइंट ए है, मैंने एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, ठीक है, और मैं दूसरा फोर्स कैसे लगा रही हूं? बी पर इस तरफ, नीचे की तरफ। मतलब मैंने दूसरा फोर्स कैसे लगाया बेटा? इस पॉइंट ए पर मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया और बी पर एक फोर्स ऐसे, मतलब ए के ऊपर ऐसे और बी के ऊपर ऐसे। है हमारे पास डिफरेंट पॉइंट, 2 फोर्सेस operating at 2 different point A and B which are not coinciding, so these are different points and there is a perpendicular distance between them, और उनके बीच में perpendicular distance है। तो ये 2 forces हमारे पास ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बन गया ये टॉर्क। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को रोटेट करेगा, ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कैसे रोटेट करेगा? देखो, ये ऊपर लगाया, ये वाला फोर्स ऊपर, ये वाला फोर्स नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। ठीक, 2 फोर्सेस आर देयर, वन इज डाउनवर्ड वन इज अपवर्ड।
operating at the two different points and there is a perpendicular distance between them. So these two forces are not just forces, these form a couple of force and they will produce the turning, they will have a turning effect on the body, means they will produce the torque. हाँ जी, तो ये थी टॉर्क की कहानी। अच्छा, टॉर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैंने जैसे बताया कि टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, आइदर फोर्स, जो हमने एक कपल लगाया, कपल में फोर्सेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो मतलब वो जो दो फोर्सेस है दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो ये जो फोर्स है उनमें से कोई भी एक फोर्स उठा लो, multiplied the perpendicular distance between them. For example, if this is the force applied and this is the, दो forces apply किए थे ना जिसने इसको रोटेट किया था मार्कर को, अब वो फोर्स जो है एक इस पॉइंट पे लग रहा है, एक इस पॉइंट पे लग रहा है, तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, ये वाला लेंथ ऑफ, तो उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को स्मॉल एल से डिनोट करें तो हमारे पास टॉर्क क्या बनता है, F इंटू एल। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखना है। अब एक्सटर्नल फील्ड जो है बेटा दो तरह से हो सकती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक हो सकती है हमारी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, एक हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड का क्या मतलब है, जैसे ये मेरे पास है डायपोल, इसको मैंने, ये है मेरे पास डायपोल, ठीक है, ये है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको मैंने एक ऐसी फील्ड में रखा जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब उस फील्ड की स्ट्रेंथ, उस फील्ड की ताकत हर एक पॉइंट पर सेम है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका मतलब ये फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम है, उसको मैंने ई नाम दे दिया, ठीक। मतलब इस फील्ड की स्ट्रेंथ एट एवरी पॉइंट इज सेम, सो दैट इज व्हाई दिस फील्ड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्ट्रेट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि जहां पर पैरेलल लाइन ज्यादा होती है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा क्राउडी होती है, वहां पर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैंने आपको ये आराम से डिटेल में समझाया हुआ है पहले वीडियो लेक्चर में। और जहां पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां खुले खुले होने लग जाती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, कम होती है। तो यहां पर तो हर जगह पे सेम है, जितना डिस्टेंस मतलब पैरेलल है, इसलिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, जैसे ये हो गया मेरे पास, ये नहीं, इसको नहीं, जैसे मैं आपको यहां पे बताती हूं, ये है, तो इसका मतलब यहां पे खुली खुली है, मतलब यहां पे स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, यहां पे पास पास, तो यहां पे स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो हो गई ना नॉन यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। पर हमने क्या करा, इसको डायपोल को एक ऐसे फील्ड में रखा जो कि यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में रख के क्या होगा, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। जब हमने इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, कैसे रखा, इसकी पोजीशन क्या है, वो बताने के लिए मैंने ये कहा कि ये हमारा डायपोल है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये हमारा डायपोल हो गया। और हमें पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारी डायपोल की डायरेक्शन, अगर ये पॉइंट ए है, ये हमारी डायपोल की डायरेक्शन, उनके बीच का एंगल है थीटा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे इस तरह सिचुएशन में पड़ा है कि हमारा जो डायपोल मोमेंट है और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनकी डायरेक्शंस के बीच में कितना एंगल है, थीटा। अगर थीटा 30 है, इसका मतलब यहां से 30 मोड़ दो, ये डायरेक्शन है मेरे पास, ये पोजीशन है डायपोल की। तो हमने क्या कंसीडर किया, देयर इज इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक, which is placed in electric field which is uniform throughout and it is placed in such a way that its position is given by this angle theta, मतलब the angle between P and E is theta। अब इसके साथ क्या होगा, this is what we need to understand। देखो, अब हमें पता है ये एक चार्ज है, that is negative charge, so it will experience a force in electric field। और हमें ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव। क्यों बेटा, इसका रीजन भी हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज से हमेशा इनवर्ड होती है। इसका मतलब यहां से यहां जा रही है तो बाहर निकल रही होगी पॉजिटिव से और आ किसके पास रही होगी, नेगेटिव पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है,
ठीक, अब ये माइनस क्यू चार्ज है, ये किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये माइनस क्यू चार्ज, इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। हमें पता है नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑल्सो रिपेल। जो अलग है वो अट्रैक्ट, जो डिफरेंट है वो जो डिफरेंट है वो अट्रैक्ट और जो सेम सेम है वो रिपेल। ठीक, तो अब ये नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा? इसका साथी कहां पर है? इसका साथी है इस पॉजिटिव की तरफ, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स whose डायरेक्शन इज अपोजिट टू ई। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट, माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट ए। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स? उस फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड डिवाइडेड बाय द चार्ज विच इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स। हियर इट इज क्यू, माइनस क्यू। So force experienced is given by minus q को इधर ले आओ, that is E into minus q. So force experienced by this minus q charge is minus QE and its direction is opposite to that of E, इसलिए नेगेटिव आया है। ठीक, दूसरी बात ये प्लस वाला जो फोर्स है, ये प्लस वाला जो चार्ज है, अब इसका साथी कौन सा होता है? नेगेटिव वाला, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये किस तरफ जाएगा? इस नेगेटिव की तरफ। तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय द सेम फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। तो फोर्स इज E इंटू प्लस क्यू, दैट इज प्लस क्यू ई। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा प्लस क्यू, ये माइनस क्यू ई, ये प्लस क्यू ई। So these are the two forces experienced by the two charges of the dipole which are placed in external electric field that is uniform. हाँ जी, तो हमारे पास आगे दो forces are acting on the dipole when it is placed in uniform electric field. ठीक है जी, अब क्या ये दो फोर्स इसको लीनियर मोशन प्रोवाइड करेंगे? एक बॉडी है जो कि ऐसे पड़ी है, इसके ऊपर जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? QE। तो जितना फोर्स इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में। इसका मतलब द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज शून्य, जीरो। इस मार्कर को जितने फोर्स से मैं इधर खींचूंगी उतने से ही इधर खींच रही हूं, तो ये मार्कर कहीं नहीं जाने वाला। समझ आ गई? माइनस QE इज हियर, QE इज in the opposite direction, so the net force acting on the dipole is zero. इसका मतलब जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आ रहा है? जीरो। पर अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या उसके ऊपर फोर्स होएगा? क्या वो जीरो होएगा? नहीं। देखो बेटा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होती, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा साइड पे आओ, नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होती तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होनी थी? E1, इस पॉइंट पे क्या होती? E2। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होता माइनस क्यू E1, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होता प्लस क्यू E2, जहां पे E1 E2 सेम नहीं है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब जो इस तरफ फोर्स लग रहा है और जो इस तरफ फोर्स लग रहा है दैट आर नॉट इक्वल, वी आर गोइंग टू गेट सम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सो इफ द बॉडी इज if the dipole is placed in uniform electric field, opposite forces are acting, net force is zero. But if the dipole is placed in non-uniform electric field, opposite forces but of different magnitude are acting. So we are going to get some net force acting on the dipole in case of non-uniform electric field. पर हम तो uniform की बात कर रहे हैं, तो E ही है दोनों तरफ। तो यूनिफॉर्म में नेट फोर्स जीरो, बट नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स इज नॉट जीरो। ये बात समझ आ गई? चलो इसकी अभी काटो और फिर से यूनिफॉर्म पे आओ। अब हम निकालते हैं कि ये फोर्स क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये कपल बन रहे हैं? देखते हैं। ये बॉडी है, दो फोर्सेस है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, इक्वल एंड अपोजिट condition satisfied. They are acting on the two different point. Their point of application is different. Okay. And there is a perpendicular distance between them. मतलब अगर ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस तो उनके बीच का ये है, उनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस। तो इसका मतलब ये जो दो फोर्सेस हैं वो तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। तो ये दो फोर्सेस क्या बन गए? कपल ऑफ फोर्स। क्या करेंगे? इसको रोटेट करेंगे। ध्यान से देखिए ना कि ऐसे पड़ा है ये, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म ऐसे पड़ा है ये, तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ को लग रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी रोटेट। तो ये हमारा जो है एक ऐसे लग रहा है इस तरफ, एक इस तरफ लग रहा है, तो ये जो डायपोल है ये रोटेट होएगा।
एंड ये टॉर्क इसको क्या करने की कोशिश करेगा, ये टॉर्क इसको इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा कि जो P की डायरेक्शन है वो E के पैरेलल हो जाए, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज गोइंग टू बी रोटेटेड। इसका मतलब चाहे इनका ये दो का असर नेट फोर्स हमें 0 दे रहा था, बट वी आर गोइंग टू गेट अ नेट टॉर्क, मतलब these two are the form the couple of forces and they are going to rotate the dipole। बड़ा घुमाया इस डाइपोल ने हमें, कभी ये निकालो कभी वो निकालो, अब हमने इसको घुमा दिया पकड़ के, कैसे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख गए। ठीक है जी, तो इट इज गोइंग टू रोटेट द डाइपोल और टॉर्क हमारे पास होएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमें पता है, इसकी शक्ल क्या है, टाउ, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टॉर्क होता क्या है, आइदर फोर्स, कोई सा भी फोर्स ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव, हम ले लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये पॉइंट C है, नाम दे दिया, तो दिस इज BC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस ये देखिए 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, सो BC क्या होगा, दैट इज हाइट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा। सो BC इज इन ट्रायंगल ABC, BC इज गिवन बाय दिस AB। अब AB कितनी लेंथ है, AB को P मत लिख देना, P तो होता है AB इंटू द चार्ज, ये तो डाइपोल मोमेंट है, ये तो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की। AB क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ डाइपोल एंड इट इज गिवन बाय 2A, वी नो दैट। सो BC इज AB एंड AB इज 2A, द लेंथ ऑफ डाइपोल, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन थीटा। सो BC इज इक्वल्स टू 2A साइन थीटा, यहाँ पे पुट कर देते हैं, BC की जगह पुट कर दिया 2A साइन थीटा, तो हमारे पास टाउ हो गया Q2A E साइन थीटा। मैंने ऐसा क्यों करा, 2A को इधर रखा, Q को इधर क्यों रखा, क्योंकि बेटा जो डाइपोल मोमेंट होती है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल 2A, मतलब 2AQ हमारी होती है डाइपोल मोमेंट। तो इस 2AQ को अब मैं क्या लिख दूंगी, P, दैट इज डाइपोल मोमेंट। ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड, कि अगर हमने P डाइपोल मोमेंट वाली इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा थीटा एंगल बनाते हुए, तो वो रोटेट हो जाएगी एंड द टॉर्क वांट्स टू रोटेट इट, कि ये अलोंग अलाइन हो जाए हमारे E के अलोंग, एंड टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी PE साइन थीटा। PE साइन थीटा हमारे पास मैग्नीट्यूड है इस टॉर्क का। समझ आ गई मेरी बात, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P क्रॉस E, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, PE साइन थीटा। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास ये हालत होनी थी इसकी। और एक और बात, टाउ इज PE साइन थीटा। ओके जी, अब इसके ऐसे क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी भी है, कि इस डाइपोल की ऐसी क्या हमारे पास पोजीशन होगी कि इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क मिनिमम हो। टॉर्क है क्या, PE साइन थीटा। जब एक डाइपोल हमें दे दिया है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ना ही तो हम E को चेंज कर सकते हैं, ना ही तो हम उस डाइपोल को चेंज कर सकते हैं, मतलब ना ही P हमारे हाथ में है चेंज करना, ना ही E हमारे हाथ में है चेंज करना। हम क्या चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन थीटा हमारे हाथ में। ये तो है कि हमें इसको किस डायरेक्शन में रखना है। इसका मतलब T को मिनिमम होने के लिए साइन थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा, और साइन थीटा मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, जब थीटा क्या होता है 0 या 180। मतलब जब ये डाइपोल इस तरह से अलाइंड है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा क्या होगा, ये डाइपोल ऐसे ही हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यही डाइपोल, थीटा क्या होगा 0। या फिर अगर मैं इसको उल्टा रख दूं कि ये डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा क्या हो गया 180। दोनों केसेस में साइन 0 साइन 180 इज गोइंग टू बी 0। ये 0 होने की वजह से टी भी क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि when it is placed along electric field, no torque is going to be। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, ओके। इसका मतलब जब ये अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड में, नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, इट इज इन स्टेबल, आराम से इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क का मिनिमम मैक्सिमम होना किस पे डिपेंड है, ना ही हमारे हाथ में ये है, ना ही हमारे हाथ में इसको चेंज करना है, हमारे हाथ में तो इसको चेंज करना है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है बेटा, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो साइन 1 कब होता है हमारे पास, जब थीटा क्या हो 90। इसका मतलब जब ये डाइपोल 90 डिग्री पर पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, देन द टॉर्क इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, एंड दैट वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क इज PE साइन 90 इंटू 1। साइन 90 इज 1 ना, सो इट इज PE। इसका मतलब मिनिमम टॉर्क होता है 0, मैक्सिमम टॉर्क होता है PE।
मिनिमम होता है जब वो उसके अलोंग है और मैक्सिमम होता है जब वो उसके परपेंडिकुलर है। कौन? इलेक्ट्रिक डायपोल, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये था हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन। हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा कि एक टॉर्क क्या होता है, जब दो फोर्सेस कपल बना देते हैं, बॉडी को रोटेट कराते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज अ टॉर्क। दूसरी बात हमने यहां पर ये पढ़ी कि इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा। अगर तो यूनिफॉर्म है तो फोर्स एक्टिंग इज जीरो, नेट फोर्स। अगर नॉन यूनिफॉर्म है देयर इज सम नेट फोर्स। ओके, अगर यूनिफॉर्म में रखा तो टॉर्क इज एक्टिंग एंड नेट टॉर्क इज गिवन बाय P क्रॉस E और P इज साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E and it is maximum when it is 90 degree and it is minimum when it is along parallel और anti parallel। ठीक, उसके बाद अच्छा, जब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तरफ हमने यूनिफॉर्म में रखा, एक तरफ नॉन यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म में रखा नेट फोर्स इज जीरो, नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स इज देयर। यूनिफॉर्म में टॉर्क इज देयर, नॉन यूनिफॉर्म में भी टॉर्क इज देयर, बट डिफरेंस क्या है कि नेट फोर्स इज जीरो इन यूनिफॉर्म because E has the same value everywhere and net force is not zero in the non-uniform। तो ये था हमारा आज की कहानी, मेरी जुबानी, मतलब ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद हमारा हाफ यूनिट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इस जो हमने कवर किए टॉपिक्स इलेक्ट्रिक डायपोल वाले, इसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। शायद एक दो वीडियो लेक्चर्स के बाद डिस्कस करें, थ्योरी के एक दो लेक्चर्स और